नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। आज शाम को लाल किला परिसर में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ दार्जिलिंग में मनाई विजयदशमी। विधि विधान से की शस्त्र पूजा। शास्त्रों और शस्त्रों की पूजा को बताया उनके प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका। आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं से संगठित होने का किया आह्वान। आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के अपराधियों को संरक्षण देने पर भी साधा निशाना। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने को कहा। भारत ने लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई चिंता। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह को मिली उपकप्तानी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय में आज विजयदशमी उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित रहे। 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। और डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको बता दें कि अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता रेप कांड को बेहद शर्मनाक बताया और उन्होंने आरजीकर घटना को लेकर उसे शर्मसार बताया। अपराधियों और सत्ता के बीच सांठगांठ से इस तरह की घटना मिलती है और भारत को आगे बढ़ने में रुकावट बन रही हैं विदेशी शक्तियाँ। ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। भारत का विकास कई देशों के स्वार्थ पर चोट करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण के बदलाव से पूरी दुनिया त्रस्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की राह पर स्पेस टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। मानव कल्याण के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ की अहम भूमिका है और जिसे वो निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। धार्मिक जुलूसों पर पथराव की घटनाएं बर्दाश्त नहीं। तो तमाम क्षेत्रों पर जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पर कही। धार्मिक जुलूसों पर पथराव की घटनाएं बर्दाश्त नहीं, ये कहना है मोहन भागवत का। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर
अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन तो आज है ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मोहन भागवत ने यहाँ बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयदशमी के अवसर पर आज लाल किला में रामलीला में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। ये त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ विजयदशमी मनाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने सुकना कैंट में जवानों के माथे पर तिलक भी लगाया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर पीठ की परंपरा अनुसरण करते हुए श्री नाथ जी भगवान की पूजा अर्चना उन्होंने की। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान से श्री नाथ जी की आरती उतारी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। 10 अक्टूबर की रात एक ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हें आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महतो की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन वे अभी स्थिर हैं। उनकी पल्स रेट और अन्य हेल्थ पैरामीटर्स अब और नहीं गिर रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार भी नहीं हो रहा। 5 डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रखे हुए है। उधर बाकी 6 डॉक्टरों की भी हालत बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद इन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। हड़ताल की जगह के पास एक एम्बुलेंस तैनात है।
इन 7 के अलावा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनमें से एक ने शुक्रवार रात को कहा, लोकल पुलिस हमारे मरीजों पर दबाव डालकर हमारी हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। और भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने JPNIC पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि अखिलेश यादव सरकार के 5 साल काम नहीं कारनामों के लिए जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र घोटाला इन्हीं काले कारनामों में से एक है। उनका कहना है कि JPNIC परियोजना भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, जहां 3 बार बजट रिवाइज कर घोटाले को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। LDA द्वारा परियोजना की प्रस्तावित लागत 421.93 करोड़ रुपए थी, जिसे व्यय वित्त समिति द्वारा 265.58 करोड़ रुपए आंकलित किया गया। इसके बाद इसमें बजट रिवीजन का खेल शुरू हुआ। 2015 में इसे बढ़ाकर 615.44 करोड़ किया गया, तो 2015 में ये फिर रिवाइज होकर 757.68 करोड़ पहुंचा। तीसरी बार यानी नवंबर 2016 में इसकी रिवाइज लागत को 864.99 करोड़ कर दिया गया, यानी कुल प्रस्तावित लागत का 2 गुना से भी ज्यादा है। योजना शुरू होने से लेकर सपा सरकार की विदाई तक परियोजना की लागत 2 गुनी से ज्यादा पहुंच गई। ये भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट इशारा करता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय नौसेना के स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हवाई सतह निगरानी, AI और क्वांटम से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों के साथ तकनीकों का स्वदेशीकरण के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। स्वावलंबन के पिछले 2 संस्करणों से भारतीय नौसेना को 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को नौसेना ने 155 चुनौतियों में बदल दिया। इस पहल ने आईडेक्स योजना के तहत 200 से अधिक MSME और स्टार्टअप को बल दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने लगातार 5वें वर्ष यूपी में बिजली दरों में कोई बदलाव न करने का ऐलान कर दिया है। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विगत 5 वर्षों से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। समस्त उपभोक्ताओं की देय दरें वर्तमान स्तर पर ही रखी गई हैं और ये निर्णय निम्न आय परिवारों और छोटे व्यवसायों को आर्थिक राहत और स्थिरता प्रदान करने के लिए किया गया है। 5 साल से उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। इस वर्ष 2024-25 में भी वही सिलसिला चालू रहा है और लगातार 5वें वर्ष जो हमारा बिजली का रेट था उसे हम लोगों ने वही का वही रखा है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश को आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों ने IT उद्योग पर लगने वाले बिजली के दरों को कम किया है इस बार। और वहीं देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में आज चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। बढ़ते हुए साइबर अपराध से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चों और टीनेजर्स की साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हम उन्हें वास्तविक जीवन में सुरक्षित रहने के लिए तो बचपन से ही समझाते रहते हैं, परंतु साइबर दुनिया में सेफ रहने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आजकल बच्चे और टीनेजर्स सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और यही नहीं,
विभिन्न ऐप्स भी ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जिनके कारण उनका हम उम्र बनकर उन्हें निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए। वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या अगर उन्हें सर्फिंग का शौक़ है, ऑनलाइन सर्फिंग करने का शौक़ है, तो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं, और उन्हें बच्चों से जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर वो ये ऐप्स के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनसे पूछें ये ऐप क्या करती है, इससे क्या होता है, ताकि अपनी उनकी नॉलेज भी बढ़े और साथ ही साथ बच्चा भी उसको पॉज मिल जाता है सोचने के लिए कि हाँ इस ऐप से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये कॉन्वर्सेशन हमेशा रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। और सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनेजर्स को ऑनलाइन सेफ रखने के लिए ही डीडी न्यूज़ के साप्ताहिक कार्यक्रम साइबर अलर्ट में आज रात हम उठा रहे हैं यही मुद्दा कि सोशल मीडिया पर बच्चों और टीनेजर्स को साइबर अपराधियों से कैसे रखें सुरक्षित और बच्चों को कैसे बनाएं स्मार्ट साइबर सिटीजन। तो देखिएगा आज रात 9 बजे साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात बच्चों की साइबर सुरक्षा की। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए ताकि पेरेंट्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। तो बच्चे बहुत सारे गेमिंग ऐप्स खेलते खेलते वो माता पिताजी का फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके पे कर सकते हैं। स्नैपचैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। स्नैपचैट का जो मेन फीचर था वो ये था कि जब मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो आप जैसे ही देखेंगे वो डिलीट हो जाएगा। टीनेज बच्चों में इसलिए पॉपुलर है कि वो इस हद तक चैट करते हैं, वो फ्रीडम फील करते हैं कि अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो जाते ही साथ देखेगा डिलीट हो जाएगा। अन्य खबरों का रुख करें तो आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी कर दिया है। और उधर अमेरिका ने इजराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इजरायली बलों ने गोलीबारी की थी। इसमें बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। और भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर वो चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान को इजराइल और गोलान हाइट से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने ये संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेद्यता का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं एक अन्य मैच में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड को अभी 2 मैच और खेलने हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उपकप्तान नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने वाली टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के लिए उतरने के लिए तैयार है। इस कड़ी में शुक्रवार को बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की। बांग्लादेश के खिलाफ 11 टेस्ट विकेट चटकाकर आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने इनाम दिया है। उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह बनाने से चूक गए हैं। दरअसल वह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल,
विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। 11 में से 8 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया का अंक प्रतिशत 74.24 का है। भारत को WTC के फाइनल से पहले 8 मुकाबले और खेलने हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट शामिल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में पारी और 47 रन से हरा दिया और इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे। इसके बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 7 विकेट पर 823 रन बनाकर घोषित की थी। वहीं इसके बाद पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 220 रन बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड ने मैच अपने नाम किया। इंग्लैंड की ओर से 13 शतक लगाने वाले हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ ने शुक्रवार को वुहान ओपन के क्वार्टर फाइनल में मैग्डा लिनेट को 6-0, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये उनकी वर्ष की 50वीं WTA मुख्य ड्रॉ जीत थी और वहीं शुक्रवार को US ओपन चैंपियन साबालेंका ने मैग्डलेना फ्रेंच को 6-2, 6-2 से हराया, जिससे सेमीफाइनल में शनिवार को उनका सामना गॉफ से होगा। भारत में 13 से 18 अक्टूबर तक होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 37 देशों के 132 निशानेबाज इस प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेरेंगे। पूर्व निशानेबाज रोंजन सोढ़ी ने कहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत शूटिंग विश्व कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है और इससे देश में शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। रोंजन सोढ़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। 13 से 18 अक्टूबर को ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत दिल्ली में होने वाली है और इसकी मेज़बानी भारत करने जा रहा है। रोंजन सिंह सोढ़ी फॉर्मर शूटर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा नाम रहे अपने टाइम में और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अभी तक के अपने सफ़र को देखा। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिहाज से फिर दोबारा हम लोग इतना बड़ा इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं। किस तरह का माहौल है? मैं बताता हूँ, दूसरी बार हो रहा है वर्ल्ड कप फाइनल। एक बार पहले भी हुआ है, बट इस बार बहुत बड़ा माहौल इस करके मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑल द ओलंपिक मेडलिस्ट आर हियर। जो ओलंपिक पेरिस में जीते हैं मेडलिस्ट सारे यहाँ आ रहे हैं। तो इतने ओलंपिक मेडलिस्ट कभी इंडिया में एक बार इकट्ठे नहीं हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर फेडरेशन एंड फॉर द कंट्री टू गेट दिस वर्ल्ड कप फाइनल टू इंडिया एंड ऑन अ ईयर ऑफ द ओलंपिक्स। अभी जूनियर टीम पेरू में खेल के आई, उसका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। एक अलग सा माहौल बना हुआ है शूटिंग को लेकर के इस ओलंपिक में, चाहे पैरा हो या हमारे नॉर्मल एथलीट्स जो खेल के आए, एक माहौल बदल दिया। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि देखो वी आर वेरी गुड इन स्किल स्पोर्ट्स। आर्चरी होए, शूटिंग होए, बैडमिंटन हो, टेबल, जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है तो वहाँ वी आर वेरी वेरी गुड। वी वर्ल्ड बीटर्स। 24 मेडल्स आए हैं अपना पेरू में अभी जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सो शूटिंग इज़ ऑन अप स्केल एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू द फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इतने पैसे खर्चे, खेलो इंडिया स्कीम वगैरह जो भी आप पूछिए, मतलब हर कुछ, मतलब किसी एथलीट से आप पूछिए, कुछ कमी नहीं है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं होता था, एम्यूनिशन नहीं होता था, गन नहीं होती थी, अब सब कुछ अवेलेबल है। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। लेकिन रंजन जी, आपके टाइम से और अभी तक के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो शूटिंग को किस लेवल तक आप देख रहे हैं? हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी अब शूटर्स की बात करता है, रिकॉग्निशन बहुत बड़ा हो गया। मैं बताऊं, अगर किसी स्पोर्ट में मेडल आ रहे हैं तो अब देखो 6 मेडल आए हैं, 3 शूटिंग में आए हैं पेरिस में, तो हर कोई शूटिंग की बात कर रहा है या मनु भाकर की बात कर रहा है। पहले भी पहला मेडल जो सिल्वर इंडिविजुअल आया कर्नल राठौर का आया था, उसके बाद गगन हो गए, अभिनव हो गए, गोल्ड मेडल आया। तो अब देखिए, मतलब जब मेडल आते हैं तो लोग पूछते हैं। क्रिकेट के अलावा और भी काफ़ी स्पोर्ट्स है। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आइए और शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। बिल्कुल, शूटिंग ज्वाइन करिए और जीतिए। और जिस तरह का यहाँ माहौल है, अगले 3-4 दिन बहुत शानदार माहौल होने वाला है, क्योंकि कर्णी सिंह जो है वो बहुत ही बड़ी रेंज है और बड़ी ख्याति प्राप्त रेंज है। रोंजन सिंह जैसे कई नामचीन शूटर यहाँ से निकल करके आए हैं और देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कैमरामैन यूके के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।